नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल इंडियन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के महत्वपूर्ण टॉपिक विक्रय को जानेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। प्रावधान। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 54 से 57 तक में विक्रय के बारे में बताया गया है। धारा 54 विक्रय को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार किसी अचल संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण जिसके बदले में एक ऐसी कीमत जो दी जा चुकी हो या दी जानी है या जिसके दिए जाने का वचन दिया गया हो या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो और किसी भाग के देने का वचन दिया गया हो, विक्रय कहलाएगा। विक्रय कैसे होगा? धारा 54 के भाग 2 में विक्रय के ढंग तथा भाग 3 में विक्रय एवं विक्रय संविदा का भेद स्पष्ट किया गया है। धारा 54 में निहित सिद्धांत के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा सारवान विधि से संबंधित है तथा दूसरा हिस्सा प्रक्रिया विधि से संबंधित है। अधिनियम की धारा 54 में विक्रय कैसे किया जाता है, इसका तरीका बताया गया है, जिसके अंतर्गत जहां एक ऐसा अंतरण 100 रुपये या अधिक के मूल्य की मूर्त अचल संपत्ति की दशा में किसी उत्तर भोग या अन्य वस्तु की दशा में विक्रय केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा किया जाता है। अचल संपत्ति की विक्रय संविदा वह संविदा है जिसके अंतर्गत उस अचल संपत्ति का विक्रय पक्षकारों के बीच हुई शर्तों पर होगा। ध्यान दें, विक्रय में अंतरण विक्रेता की इच्छा से होता है, अतः अनिवार्य विक्रय जैसे राजस्व विक्रेता या नीलामी आदि धारा 54 के अंतर्गत नहीं आएंगी। फरार बनाम फरार लिमिटेड के मामले में किसी व्यक्ति ने अपनी कोई संपत्ति किसी ऐसे निगम को बेच दी जिसका वह भी एक भागीदार था। यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या यह विक्रय वैध था? शालोमन बनाम शालोमन लिमिटेड का हवाला देते हुए विक्रय को वैध ठहराया गया, क्योंकि फरार बनाम फरार लिमिटेड के अस्तित्व बिल्कुल पृथक एवं स्वतंत्र थे। विक्रय के आवश्यक तत्व। संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत विक्रय के आवश्यक शर्तों का उल्लेख किया गया है, जो निम्न प्रकार से है। पहला विक्रेता, दूसरा विषय वस्तु, तीसरा प्रतिफल, चौथा संपत्ति का अंतरण। पक्षकार। विक्रय का पहला आवश्यक तत्व उसके पक्षकार होते हैं, क्योंकि विक्रय तभी पूर्ण होगा जब उसमें 2 पक्षकार होंगे, जिसमें एक पक्ष क्रेता तथा दूसरा पक्ष विक्रेता होगा। क्रेता वह व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु या संपत्ति को उसकी निश्चित कीमत देकर खरीदता है। वस्तु या संपत्ति की कीमत देने के बाद वह उस संपत्ति का स्वामी बन जाता है और उस वस्तु के व संपत्ति के सभी अधिकार उसे प्राप्त हो जाते हैं। विक्रेता वह व्यक्ति होता है जो किसी संपत्ति या वस्तु को जो उसके अधिकार व स्वामित्व में होती है उसको बेचता है और उसके बदले में प्रतिफल के रूप में धन प्राप्त करता है। विक्रेता जिस वस्तु या संपत्ति का अंतरण या बिक्री करेगा या करता है, उस वस्तु व संपत्ति में उसका विधिक अधिकार होना चाहिए। विक्रय संविदा करने में वह सक्षम होना चाहिए। विक्रय की विषय वस्तु। विक्रय का दूसरा आवश्यक तत्व विक्रय की विषय वस्तु है, जिसका विक्रय अंतरण किया जा सके। ऐसी अचल संपत्ति जो पहचाने जाने योग्य हो, जिसको देखकर यह मालूम किया जा सके कि किस अचल संपत्ति का विक्रय होना है। किसी अचल संपत्ति की पहचान करने के कई तरीके हैं। उनमें से एक जो सबसे प्रचलित तरीका है वो उस संपत्ति की चौहद्दी से है। अचल संपत्ति को पहचानना चौहद्दी से बेहद आसान होता है। यहाँ चौहद्दी से आशय उस संपत्ति की दिशाओं से है, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की दिशाओं में उस संपत्ति के आसपास क्या है। प्रतिफल। विक्रय का तीसरा आवश्यक तत्व प्रतिफल कीमत है। अचल संपत्ति के विक्रय होने से पहले मूल्य का निर्धारण होना अति आवश्यक है। कीमत का संकीर्ण अर्थ केवल प्रचलित मुद्रा से है। कीमत की अनुपस्थिति में कोई भी संव्यवहार विक्रय नहीं हो सकता। कीमत का तत्व विक्रय को एक तरफ दान जैसे अंतरण से अलग करता है, ठीक उसी तरह दूसरी तरफ विनिमय या अदला बदली जैसे विशेष अंतरणों से भी विक्रय को भिन्न रखता है। संपत्ति का अंतरण। विक्रय का चौथा आवश्यक तत्व अचल संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण है, जिसके अंतर्गत विक्रेता द्वारा क्रेता के पक्ष में अचल संपत्ति का अंतरण कर दिया जाए। अधिनियम की धारा 54 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विक्रय कैसे किया जाता है, जिसमें संपत्ति के अंतरण का जिक्र किया गया है, जिसके तहत संपत्ति का अंतरण 2 तरह से किया जा सकता है। पंजीकृत लिखित विक्रय विलेख द्वारा, दूसरा संपत्ति के अंतरण द्वारा। पंजीकृत लिखित विक्रय विलेख ऐसा अंतरण जहां 100 रुपये या उससे अधिक के मूल्य की मूर्त अचल संपत्ति की दशा में या किसी उत्तर भोग या अन्य अमूर्त वस्तु की दशा में विक्रय केवल पंजीकृत लिखित द्वारा ही किया जाएगा। अचल संपत्ति के विक्रय पूर्ण करने के लिए उसका पंजीकरण होना अति आवश्यक है।
मूर्त संपत्ति से आशय उस संपत्ति से है जिसका भौतिक रूप से अंतरण संभव हो, जैसे मोटरसाइकिल, कार, जीप इत्यादि। संपत्ति के अंतरण द्वारा जहां विक्रय की मूर्त अचल संपत्ति का मूल्य 100 रुपये से कम, उस दशा में ऐसा अंतरण या तो पंजीकृत लिखत द्वारा किया जाएगा या संपत्ति के परिदान द्वारा किया जा सकता है। मूर्त अचल संपत्ति का परिदान तब हो जाता है जब विक्रेता द्वारा क्रेता या क्रेता द्वारा बताए गए व्यक्ति को उस संपत्ति पर कब्जा करा दिया जाता है। ध्यान दें, स्वामित्व का अंतरण एवं कीमत की अदायगी या अदायगी का करार उपरोक्त दोनों में से एक की भी अनुपस्थिति होने पर किया गया संव्यवहार विक्रय नहीं होगा। विक्रय में किसी हित का अंतरण न होकर स्वामित्व का अंतरण होता है। विक्रय के मामले में स्वामित्व का अंतरण बैनामे की रजिस्ट्री होते ही क्रेता का हो जाता है। दाखिल खारिज व अन्य कार्रवाइयां स्वामित्व के बाकी अंतर की तिथियों का निर्धारण नहीं करती। क्रेता और विक्रेता के अधिकार एवं दायित्व। धारा 55। धारा 55 का आधार प्राकृतिक न्याय है, जिसके अनुसार जैसे ही दो पक्षों के बीच क्रेता और विक्रेता के संबंध स्थापित हो जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक को एक दूसरे के हितों की रक्षा करनी चाहिए। धारा 55 में कुल 6 पैराग्राफ हैं, जिसमें विक्रेता एवं क्रेता के अधिकार एवं दायित्वों को बताया गया है। पहले 3 पैराग्राफ विक्रेता के दायित्व से संबंधित हैं। धारा का 4था पैराग्राफ विक्रेता के अधिकार से संबंधित है। धारा का 5वां पैराग्राफ क्रेता के दायित्व एवं 6ठा पैराग्राफ क्रेता के अधिकार से संबंधित है। अधिनियम की धारा 55 केवल विक्रय के मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विक्रय के लिए किए गए करारों पर भी लागू होती है। विक्रेता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह बेची जाने वाली संपत्ति के दोषों को क्रेता को स्पष्ट रूप से बता दे। यह विक्रेता का दायित्व है। संपत्ति में 2 प्रकार के दोष हो सकते हैं, पहला प्रत्यक्ष दोष, दूसरा अप्रत्यक्ष दोष। धारा 55 का उद्देश्य विक्रेता के कपटपूर्ण आचरण से क्रेता को बचाना है, लेकिन यदि क्रेता को सारवान दोष मालूम है तो विक्रेता पर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि जानी हुई बात को क्रेता को पुनः बताए। यदि क्रेता को संपत्ति से संबंधित दोषों को पता लगाना आसान है तो अधिनियम की धारा 55 लागू नहीं होगी। विक्रेता के अधिकार व दायित्व। विक्रय से पहले विक्रेता के दायित्व: सारवान दोषों को बताना, विवाद से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना, स्वतंत्र विलेखों को पेश करना, संपत्ति की देखभाल करना, अंतरण विलेख पर हस्ताक्षर करना, वर्तमान विलंगमों का उन्मोचन। विक्रय के बाद विक्रेता के दायित्व: क्रेता को कब्जा देना, स्वतंत्र पर विवक्षित करार, स्वतंत्र विलेखों को कीमत पाने पर देना। विक्रेता के अधिकार: विक्रय के पूर्व लगान व किराया लेते रहना, विक्रय के बाद न पाई गई कीमत पर चार्ज प्राप्त करना। क्रेता के दायित्व व अधिकार। क्रेता के दायित्व: कीमत अदा करना, संपत्ति पर नुकसानों को सहना, बिकने वाली संपत्ति में उन तथ्यों को बताना जो उसकी कीमत को बढ़ा सकते हों। क्रेता के अधिकार: अभिवृद्धियों को पाने का हक, अदा की गई क्रय राशि पर चार्ज प्राप्त करने का अधिकार। पश्चात क्रेता द्वारा क्रमबंधन। धारा 56। धारा 56 के अनुसार किसी प्रतिकूल संविदा की अनुपस्थिति में यदि 2 संपत्तियां अचल संपत्तियों के बंधक के रूप में रखी गई हैं और उनमें से एक का विक्रय कर दिया जाता है तथा विलेख में इसका उल्लेख कर दिया जाता है तथा दोनों पक्षकार इस पर राजी होते हैं, यदि बंधक ग्रहीता को बंधक संपत्ति से अधिक कीमत का भुगतान कर बढ़ जावे जो कि क्रेता के पास शेष रही है, तो उससे अधिक का भुगतान करना क्रेता का दायित्व होगा। विक्रय द्वारा विलंगमों का उन्मोचन। धारा 57। अधिनियम की धारा 57 के अनुसार विक्रय के मामलों में न्यायालय को शक्ति है कि विलंगम संपत्ति विवेक अनुसार एक संपत्ति का दूसरी संपत्ति की प्रतिभूति के रूप में अंतरण कर सकता है। डिक्री में यह नियम लागू नहीं होता है। यदि बंधक ग्रहीता बंधक राशि लेने से इनकार कर देता है तो वह राशि न्यायालय में जमा कराई जा सकती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।